हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेसिक साइंस के उन सारे प्रश्नों को जो पूछे गए थे 6 मई के पहले शिफ्ट में। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का पेपर हुआ 6 मई को। उसके पहले शिफ्ट में बेसिक साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, ये आपको एक डिस्टेंस दिया गया है, इसके लिए वैज्ञानिक संकेतन क्या है? इसके लिए वैज्ञानिक संकेतन क्या है? तो यहाँ पर देखो 556000 इतना किलोमीटर आपको डिस्टेंस दिया गया है, तो इसको हम लोग वैज्ञानिक संकेतन दे सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 5.56 इंटू 10⁶ किलोमीटर। साइंटिफिक वे में इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 हमारा राइट आंसर। सर्दियों में लोग जैकेट पहनते हैं क्योंकि? सर्दियों में लोग जैकेट पहनते हैं क्योंकि यह अच्छा दिखता है, यह कारण नहीं है। जैकेट ऊष्मा को हमारे शरीर से परिवेश में प्रवाहित होने देती है नहीं, प्रवाहित नहीं होने देती है, यह रीजन हो सकता है। जैकेट का कपड़ा ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए यह शरीर के ऊष्मा को रोक लेता है। अगर जैकेट का कपड़ा ऊष्मा का चालक होगा तो यह ऊष्मा को, शरीर की ऊष्मा को नहीं रोक पाएगा। जो ऊष्मा है वो परिवेश में चली जाएगी। जैकेट का कपड़ा ऊष्मारोधी होता है, इसलिए यह शरीर की ऊष्मा को रोक लेता है, ये सही है। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैकेट का कपड़ा ऊष्मारोधी होता है, वो शरीर से निकलने वाले ऊष्मा को ट्रैप कर लेता है, परिवेश में नहीं जाने देता है, इसीलिए हमें जो है गर्माहट फील होती है। तो 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को निरूपित करता है? देखो, गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है। कोई भी वस्तु आपको गति में दिखे तो समझ जाना उसके पास गतिज ऊर्जा है। संपीड़ित स्प्रिंग को आपने दबा दिया है, खींच दिया है, तो आपने उसके विन्यास में चेंज कर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया है। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा आती है। ठीक, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। रबर बैंड को खींच दिया, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। मेज पर रखी हुई किताब है तो जमीन से कुछ हाइट पर है तो हम बोल सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा है। एक गतिमान पत्थर के पास गति है तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी। 3 हमारा राइट आंसर। पीहू 9 AM पर कार से अपने ऑफिस पहुंचने के लिए निकलती है जो 20 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कि ये पीहू का घर है और ये पीहू का ऑफिस है जो कि 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पीहू निकलती है 9 AM पे, राइट। वह शुरुआती 10 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, यानी जो आधी दूरी है 10 किलोमीटर दूरी, इतनी दूरी, ये 10 किलोमीटर है, इतनी दूरी वो 30 मिनट में तय करती है, राइट। और कहा जा रहा है जो पीहू है वो ऑफिस 10 बजे पहुंच जाती है। पीहू ऑफिस कितने बजे पहुंच जाती है? 10 बजे पहुंच जाती है। यानी पीहू 1 घंटे में वो घर से ऑफिस पहुंच जाती है। 1 घंटे में वो घर से ऑफिस पहुंच जाती है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। बताया गया है कि 30 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। तो जो अगली 10 किलोमीटर दूरी है वो कितने टाइम में कवर की गई है? वो भी 30 मिनट में ही कवर की गई है ना, वो भी 30 मिनट में ही कवर की गई है। भाई 20 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है 1 घंटे में तय कर दी जाती है। स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर की दूरी जो है 30 मिनट में कवर की जाती है, लेकिन 1 घंटे में वो पहुंच भी जाती है, 20 किलोमीटर दूरी तय कर देती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अगली 10 किलोमीटर डिस्टेंस है वो भी 30 मिनट में तय की जा रही है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है। हम बोलेंगे कि जो पीहू है वो एक समान गति में है, राइट। तो एक समान गति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीहू एक समान गति में है। समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय की जा रही है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है तो गति एक समान होती है। आदित्य सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए एक मोटे कंबल के स्थान पर 2 पतले कंबलों का उपयोग कर रहा है क्योंकि 2 पतले कंबलों के उपयोग से क्या होता है? दोनों कंबल के बीच में एयर जो है फंस जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। और ये जो एयर है ये ऊष्मा की खराब चालक होती है। ऊष्मा की खराब चालक होने के कारण क्या होता है कि बॉडी से जो ऊष्मा निकलती है
वो ऊष्मा जो है इस एयर के लेयर को भेद नहीं पाती है और वो ऊष्मा जो है बॉडी के कंबल और बॉडी के बीच में ही रह जाती है। यानी बॉडी से निकलने वाली जो ऊष्मा होती है वो इस एयर के लेयर को पार करके परिवेश में नहीं जा पाती है, इसीलिए बॉडी जो है गर्म रहता है। तो कंबलों के बीच ग्राहित वायु ऊष्मा की अल्प चालक होती है, खराब चालक होती है। 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन करता है? विद्युत धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। देखिए, जैसे ऊष्मा बहती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, वायु बहती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, वैसे ही विद्युत धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यहां लिखा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, गलत हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर धारा इस दिशा में बह रही है, अगर धारा इस दिशा में बह रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में भाग रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन भागता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। और हम ये भी कहेंगे कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है। राइट, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा, ये 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो भी समतुल्य प्रतिरोध आएगा 20 ओम से छोटा आएगा, तो ये विकल्प तो हमारा पहले कट जाएगा। सॉरी, ये नहीं, ये विकल्प हमारा पहले कट जाएगा, क्योंकि मान तो 20 ओम से छोटा ही आना है। यानी 3 ऑप्शन में से जो है कोई एक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जब समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/30, 1/20 प्लस 1/60। इन सारे का एलसीएम 60 आएगा। 2 हो जाएगा यहाँ पर, 20 तिहाई 60 और यहाँ पर 60 एकम 60, 2 3 5 और 6, 6/60 यानी कि 1/10। तो यहाँ से आरपी आ जाएगा 10 ओम, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम लोगों ने पैरेलल में लगाया है तो 10 ओम। तो यहाँ से 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक धातु के तार का प्रतिरोध R है। यदि अन्य सभी पैरामीटर समान रखते हुए धातु के तार की त्रिज्या को उसकी प्रारंभिक त्रिज्या से आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध डैश होगा। हम जानते हैं प्रतिरोध व्युत्क्रम अनुपाती होता है काट के क्षेत्रफल का। काट का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। ठीक, तो अगर आप इस त्रिज्या को पहले का 1/2 कर देंगे, आधा कर देंगे, तो इतना तो पता है कि प्रतिरोध बढ़ने वाला है। तो अगर आप इसको आधा करेंगे तो ये पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा। समझे आप, पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पर, इसीलिए। तो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, R1/R2 बराबर R2/R1 का स्क्वायर करके ऐसे बना सकते हो। पहले R1 कितना था? R था भाई, पहले R था प्रतिरोध, हमें अब R2 चाहिए। त्रिज्या बाद में आधी कर दी गई है, तो R2 जो है, मान लीजिए कि पहले R1 R है, तो R2 कितना हो जाएगा? R/2, और इसका स्क्वायर करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हो, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सीधा देख कर क्या बता सकते हो। एम्पियर डैश का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। कार्य स्तर पर विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? नंगे हाथों से विद्युन्मय तारों पर काम करना, इससे विद्युत दुर्घटना हो सकती है। छोटे मोटे विद्युत दोषों की उपेक्षा करना, यानी कि अनदेखा करना, ऐसा भी नहीं है भाई, हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ता है कि छोटे मोटे दोष भी है तो उसको हम लोग अच्छे से देखें, उस दोष को खत्म करें, क्योंकि जब विद्युत दुर्घटना होती है तो इससे व्यक्ति की जान जा सकती है। विद्युत रोधी उपकरणों का उपयोग करना और रबर के दस्ताने पहनना, ये सही है।
हम ऐसे उपकरणों का उपयोग करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक न आए, करंट न लगे और रबर के दस्ताने हम लोग पहनेंगे। अत्यधिक गर्म हो चुके विद्युत उपकरणों को शीतल करने के लिए जल का उपयोग करना बिल्कुल गलत बात है भाई, जल से हमें दूर रखने होते हैं डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को। 3 हमारा राइट आंसर। 2 पात्र जिनमें एक को काले रंग से तथा दूसरे को सफेद रंग से रंगा गया है, दोपहर में एक घंटे के लिए धूप में रखे गए हैं, सही प्रेक्षण का चयन कीजिए। मीन्स 2 हमारे पास पात्र है, बर्तन है, एक को काले रंग से रंगा गया है, दूसरे को सफेद रंग से रंगा गया है और दोनों को दोपहर में 1 घंटे के लिए धूप में छोड़ दिया गया है, सही प्रेक्षण का चयन कीजिए। देखिए काला रंग, काली वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। जो काली वस्तुएं होती है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। जो सफेद रंग की वस्तुएं होती है वो ऊष्मा की अच्छी परावर्तक होती है। सफेद रंग पर जब ऊष्मा आती है, रेडिएशंस आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और काले रंग की वस्तुओं पर जब रेडिएशंस आती है, विकिरणें आती है तो मैक्सिमम जो है एब्जॉर्ब कर दिया जाता है उस वस्तु के द्वारा। तो दोनों में ज़्यादा गर्म जो है वो हो जाएगा जो काले रंग की वस्तु है, यानी काला पात्र। काला पात्र सफ़ेद पात्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, तो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर रेडिएशंस को ये जो काला पात्र है ये अवशोषित कर लेगा, जबकि सफ़ेद पात्र ज़्यादातर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, परावर्तित कर देगा, तो उतना गर्म नहीं होगा जितना कि काला पात्र होगा। 1 हमारा राइट आंसर। एक विद्युत हीटर अपने सिरों के बीच 75 वोल्ट का विभवांतर होने पर 5 एम्पीयर की धारा कर्षित करता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 150 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत हीटर कितनी धारा कर्षित करेगा। देखो डिवाइस तो वही है, इलेक्ट्रिक हीटर पहले भी था जिसके पास भाई इसके पास अपना कुछ प्रतिरोध होगा, बाद में भी वही इलेक्ट्रिक हीटर है ना, बाद में वही इलेक्ट्रिक हीटर है, तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पर चेंज होगा नहीं। अब देखो 75 वोल्ट सप्लाई जब दिया जाता था तो 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, अब इसको डबल कर दिया गया है तो ये भी डबल हो जाएगा। भाई ओम का नियम कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, जिस दर से बढ़ाएंगे उसी दर से धारा बढ़ेगी। अगर आपने इसको डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगी 10 एम्पीयर। ये रिलेशन हम क्यों लगा पाए हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, प्रतिरोध नहीं बदल रहा है ना, हीटर वही है तो प्रतिरोध वही है। ठीक, 1 हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का गलत सूत्र है। पावर का गलत सूत्र कौन सा है, तो I² RT है ना। पावर में केवल I² R होता है, ये जो है ना ये ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, I² RT टाइम से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, मीन्स वो अब ऊर्जा का फॉर्मूला है या फिर ऊष्मा का फॉर्मूला है। 3 हमारा राइट आंसर। 35 ओम प्रतिरोध वाला एक विद्युत लैंप तथा 5 ओम प्रतिरोध वाला एक चालक 8 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो I बराबर V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V का मान 8 है, R इक्विवेलेंट के लिए हम लोग 35 और 5 इस दोनों को जोड़ देंगे समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो 8/40 हो जाएगा, 8×5 = 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। 4 हमारा राइट आंसर। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा का कुचालक निम्नलिखित में से कौन है, तो ओम हो जाएगा। ये सारे ऊष्मा के चालक होते हैं, ये आसानी से ऊष्मा को अपने से होकर जाने देते हैं, ये 3 के 3। SI पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल भौतिक राशियां होती है जिनके 7 मूल मात्रक होते हैं। जब समान तापमान पर 2 वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने अभी आपसे कहा वायु को बहने के लिए दाब में अंतर चाहिए, राइट। धारा को बहने के लिए विभव में अंतर चाहिए, यानी कि विभवांतर जो है वो होना चाहिए। ऐसे ही ऊष्मा को बहने के लिए ताप में अंतर चाहिए, ऊष्मा को बहने के लिए ताप में अंतर चाहिए। ऊष्मा प्रवाहित हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से
लो टेम्परेचर वाले बॉडी की ओर, लो टेम्परेचर वाले बॉडी की ओर। मान लीजिए कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हीट ऐसे ट्रांसफर होने वाली है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, यानी ऊष्मा प्रवाहित होगी जब ये जो तापमान में अंतर है ये 0 नहीं होगा। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दोनों को हम लोग कांटेक्ट में ले आते हैं और दोनों का टेम्परेचर एक समान है, तो ऊष्मा फ्लो नहीं करने वाली, हीट फ्लो नहीं करने वाली है। अभी देखो ये हीट जो है हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी की ओर जाएगी, इसका तापमान लगातार गिरेगा, इसका तापमान लगातार बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा, वैसे में हीट फ्लो बंद हो जाएगा, वैसे में हीट फ्लो बंद हो जाएगा, राइट। तो जब समान ताप पर दो वस्तुएं हैं और आपने उसको एक दूसरे के संपर्क में रख दिया, ऐसे में कोई ऊष्मा जो है फ्लो नहीं करने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि ताप समान है, ताप में अंतर होगा तभी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दो हमारा आंसर। 15 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बिल्ली को कितनी तेज दौड़ना चाहिए जिससे कि उसकी गतिज ऊर्जा 120 जूल हो जाए? तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। यह गतिज ऊर्जा आपको दिया गया है 120 जूल है, राइट, 120 जूल। ये हाफ हो जाएगा, m का मान आपको 15 पता है, ये v² हो जाएगा। तो ये 15 8 में 120 हो जाएगा, यहां से v² आ जाएगा 16, यहां से v आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन में 4 मीटर पर सेकेंड आंसर दिया गया है। द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है, वस्तु के गिरने के साथ उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? जब आप h ऊंचाई से वस्तु को गिराएंगे, किसी हाइट से आप वस्तु को गिराते हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार घटती जाती है। उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो लगातार घटती जाती है। भाई क्यों घटती जाती है? क्योंकि हाइट घटती जाती है जमीन से। लेकिन जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है वो लगातार बढ़ती जाती है। जो गतिज ऊर्जा होती है ये लगातार बढ़ेगी, ये लगातार घटेगी। ये लगातार क्यों बढ़ेगी गतिज ऊर्जा? क्योंकि जैसे जैसे वस्तु किसी हाइट से जमीन की तरफ आती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी गति बढ़ती जाती है। तो गति बढ़ती जाएगी तो गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी, हाइट घटती जाएगी, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी जबकि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो एक हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे दो कारण हैं। एक तो ये सीमित मात्रा में धरती पे उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहे उतना ईंधन निकाल लो, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और एक दूसरा कारण यह है कि हमें इस ईंधनों का उपयोग जो है कम करने चाहिए, सीमित मात्रा में करने चाहिए, क्योंकि जब ये ईंधन जलते हैं तो इससे जो है वायु प्रदूषण होता है ना, वायु प्रदूषण होता है। सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है एवं नवीकरणीय है, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है नेचर में प्रचुर मात्रा में है, जबकि ये क्या है कि सीमित मात्रा में है। और ये सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय है, इसके खत्म होने की कोई टेंशन नहीं है, है ना। सन से ये एनर्जी आ रही है, खत्म नहीं होगी। लेकिन जीवाश्म ईंधन ये खत्म हो जानी है। और सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है, जबकि जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषण होता है। तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युत तापन उपकरणों इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होती है उसमें शुद्ध धातुओं का इस्तेमाल ना करके मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें आपने सुना होगा कि नाइक्रोम मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन की मिश्र धातु है। तो शुद्ध धातु जैसे कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन सारे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, भाई नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध है वो जो मिश्र धातुएं होती है उसका अधिक होता है मेटल से। जो शुद्ध धातु होती है उससे ज़्यादा प्रतिरोध होता है एलॉय का, मिश्र धातु का।
इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए प्रतिरोध ज़्यादा है तो ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, और यही तो हमें चाहिए इस डिवाइस से कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन करें, राइट। क्योंकि मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन हो जाता है, नहीं, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता सामान्यतः उनकी अवयवी धातुओं की तुलना में अधिक होती है, सही है। मिश्र धातु जिन धातुओं से बनी होती है उनके तुलना में मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है, सही है। एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस वस्तु में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसमें निहित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि बराबर हो जाएगा mgh के। m का मान 10 किलोग्राम है, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और h यहाँ पर 5 है। 5 अट्ठे में 40 हो जाएगा, हासिल 4, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 और हासिल 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये 10 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और जीरो आएगा, 1 दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर 490 बनेगा, तो 490 जूल, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमरन 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करती है, 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करती है और फिर उसी सीधे रास्ते से वापस आती है। उसकी यात्रा का औसत वेग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, औसत वेग आपसे पूछा है, आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। अब देखो, सिमरन 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय की। मान लीजिए सिमरन यहाँ से यहाँ गई, ए से बी गई, फिर उसी सीधे रास्ते वापस आती है, फिर यहाँ से ऐसे लौट जाती है, तो क्या हुआ, जहाँ से चली थी वहीं पर आ गई। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक समान है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 0। जब 5 ओम वाले प्रतिरोधक में से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो 2 मिनट में उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्ञात कीजिए। देखो, आपको ये R दिया गया है, आपको ये I दिया गया है और आपको ये टाइम दिया गया है, अपने को ऊष्मा चाहिए। तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है पावर इंटू में टाइम, और पावर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपसे कहा था कि ऊर्जा का फॉर्मूला है, ऊष्मा का फॉर्मूला है, वो यही था ना, I² RT। I का मान 2 एम्पियर है तो 2 गुने में 2 हो जाएगा, R का मान 5 है। अब टाइम देखो, यहाँ पर 2 मिनट आप नहीं डालेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाकर के ऊष्मा जो है हमें जूल में मिलने वाली है, तभी जाकर के ऊष्मा जूल में मिलेगी। तो 2 दुने में 4, 4 पंचे में 20, 20 दुने में 40 और 40 गुने में 60, 40 गुने में 60, ये हो जाएगा 4 छक 24, 2 जीरो डालेंगे 2400 जूल। ये 4 हमारा राइट आंसर। एक लड़का 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है, 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस घर आ जाता है। उसे विद्यालय जाने और वापस घर आने में कुल 8 घंटे लगते हैं। उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो लड़का का घर है और स्कूल है, ये घर ये स्कूल, वो ऐसे जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर स्कूल से घर आता है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई जाने में कुछ तो समय लगा होगा, मान लो T1, आने में कुछ समय लगा होगा T2, डिस्टेंस इसका कुछ ना कुछ होगा D मान लो आप। टोटल टाइम कितना लगता है 8 घंटे। मतलब ये जो T1 है और ये जो T2 है, इन दोनों को मिला दो तो लगते हैं 8 घंटे, समझे आप। अच्छा, T1 कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी मान लो कि D है और चाल 15। T2 कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, दूरी तो D ही है और चाल लेकिन अलग है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग मान रख सकते हैं D बट्टे में 15, D बट्टे में 15 कहाँ है, 5 है, 5 है, 5 प्लस D बट्टे में 14, ये बराबर 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, D आ जाएगा और D ही हमें चाहिए, हमें डिस्टेंस ही चाहिए, राइट। तो एलसीएम आ जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 14D और यहाँ हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 8। 14D प्लस 5D 19D इज इक्वल टू 8 इंटू में
70, यहाँ से डी आ जाएगा 8 इंटू में 70 डिवाइड बाई 19, ये आ जाएगा 29.5 आ जाएगा। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान परास निम्नलिखित में से क्या होती है? डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसे हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोल सकते हैं, हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए इसी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस या फिर कभी कभी 43 डिग्री सेल्सियस भी आ जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। एसआई पद्धति में मूल राशि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? 7 मूल राशि होती है, जिसमें कि समय है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है, इसके अलावा और भी अन्य 4 होते हैं। बल नहीं है, बल एक व्युत्पन्न राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान गति का उदाहरण है? एक समान गति किसको बोलते हैं? यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है तो एक समान गति का उदाहरण है। जो हम लोगों ने देखा था एक सवाल की 30 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय की जा रही थी, तो एक समान गति का उदाहरण था पीहू वाला जो सवाल था उसमें। तो यहां देखो, परिवर्ती चाल से 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाला धावक। अब इसमें बोल ही रखा है कि चाल परिवर्ती है, भाई चाल बदल रही है। जब चाल बदल रही है तो एक समान गति काहे की? ये ऑप्शन तो कट जाएगा। सीधी पटरी पर अपरिवर्तित चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, ये सही है कि जो रेलगाड़ी है वो अपरिवर्तित चाल से, मतलब चाल नहीं बदल रही है। चाल नहीं बदल रही है मीन्स एक समान गति है। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में गतिमान वाहन, अगर भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है तो वहां पर स्पीड कभी अधिक होने वाली है, कहीं पर कम होने वाली है, लगातार चाल बदलती रहती है, एक समान गति का उदाहरण नहीं है। ढलान से लुढ़कती हुई गेंद, ये भी गलत हो जाएगा। ढलान से लुढ़कती हुई गेंद जैसे जैसे वो जमीन की तरफ आएगी उसकी जो स्पीड है लगातार बढ़ती जाएगी, तो एक समान गति का उदाहरण ये नहीं है। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रौद्योगिकी विद्युत रासायनिक प्रक्रम के माध्यम से प्रचालित होती है जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में संग्रहित ऊर्जा को दहन के बिना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से चलती है जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में संग्रहित ऊर्जा को दहन के बिना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका बर्निंग नहीं होता है, उसका दहन नहीं होता है, फिर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वहां पर बनती है। तो यह है हाइड्रोजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होती है और वहां पर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर याद रखिएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में ये हो सकता है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कभी, बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल जल बनता है। तो एकदम से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, किसी भी टाइप का प्रदूषक जो है यहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे कि और सब ईंधन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं वायु प्रदूषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जल बनता है सह उत्पाद के रूप में, और कुछ नहीं बनता है, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मिल जाती है। लेकिन ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी महंगी होती है, तो इसका लिमिटेड यूज है। 1 हमारा राइट आंसर। 6 कूलम आवेश को 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 140 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू में V। अब देखो ये जो V है एक्चुअल में ये डेल्टा V होता है, समझे आप, लिखते भी हैं लेकिन एक्चुअल में ये डेल्टा V होता है। Q इंटू में डेल्टा V होता है। Q 6 कूलम है। अब ये डेल्टा V क्या हो जाएगा? डेल्टा V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1। V2 यहाँ पर 140 है, V1 यहाँ पर 120 है। 6 गुने में 140 माइनस 120 तो 20 हो जाएगा, 120 जूल। तो 6 कूलम आवेश को 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 140 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में 120 जूल का कार्य किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऊष्मा चालकों को निरूपित करता है, यानी ऊष्मा के चालक है कौन से समूह में? यहाँ पर लकड़ी है इसलिए ये विकल्प कट जाएगा। एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा सब के सब ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। यहाँ पर लकड़ी है, कागज है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कागज है, प्लास्टिक है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। 2 हमारा राइट आंसर।
कौन सा शब्द सौर ऊर्जा की उस अधिकतम मात्रा को वर्णन करता है जिसे प्रकाश वोल्टीय प्रणाली मानक परीक्षण परिस्थितियों के तहत विद्युत में परिवर्तित कर सकती है? स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के तहत विद्युत में परिवर्तित कर सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी का सोलर पैनल खरीद कर लाते हैं, उसके मदद से क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो आप सोलर पैनल खरीद कर लाते हैं और वहाँ पर नेम प्लेट कैपेसिटी आपको एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि 250 वाट दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के तहत आपको बिजली कितनी मिलने वाली है? 250 वाट की मिलने वाली है। अब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन क्या होता है? सन से आने वाली रेडिएशन जो है उसकी इंटेंसिटी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1000 वाट की जो है 1000 वाट एनर्जी आनी चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1000 वाट एनर्जी जो है वो गिरनी चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कोई बादल ना हो, है ना, कोई बादल ना हो। तो जो सनलाइट की इंटेंसिटी है अगर वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर बादल नहीं है, वैसे केस में आपको 250 वाट बिजली मिलने वाली है। तो ये नेम प्लेट कैपेसिटी होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, लिख करके देती है कि एसटीसी के तहत जो है आपको कितनी बिजली मिलने वाली है। एसटीसी का मतलब ये सारे कंडीशंस होने चाहिए। अगर ये सारी स्थिति नहीं है, वैसे केस में 250 वाट से कम बिजली मिलने वाली है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 6 मई 2025 को जो पहला शिफ्ट हुआ था, इसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे बेसिक साइंस के, उन सारे को कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।